नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं 6th ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के L2 के मैथ्स के क्वेश्चनों का मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। देखो बंधु, यहाँ 3 टॉपिक का टेस्ट ये जो आपका हुआ है, इसमें पहला प्रश्न बहुपद से रिलेटेड है कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। देखो बंधु, शून्य बहुपद और अचर बहुपद, दो बहुपद याद रखना। वैसे बहुपद जैसे है 2x की पावर 7 y+5 है, इस बहुपद की जो घात है, बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात जो होती है वो बहुपद की घात होती है, तो यहाँ 7 और 1 8 घात है। लेकिन एक अचर बहुपद होता है जिसको 2x की पावर 0 लिख सकते हैं। अचर बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य होती है। और जीरो बहुपद होता है, उसमें x की घात चाहे 100 लिख लो, या 0 गुणा x की घात 99 लिख लो, या 0 गुणा x की घात 500 लिख लो। यहाँ पे घात अपरिभाषित होती है। घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, नॉन डिफाइन होती है। यहाँ पे 100 घात है, यहाँ 99 घात है और यहाँ 500 घात है, तो अलग अलग घातें शो हो रही है, परिभाषित नहीं होती शून्य बहुपद की घात। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बहुपद है। देखो, बहुपद में चर राशि की घात कभी भी भिन्न नहीं हो सकती। चर राशि की घात कभी भी भिन्न नहीं हो सकती। यहाँ इसको x की पावर 1/2 बोलते हैं। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। बहुपद में चर राशि की घात कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका मतलब होता है x की पावर -1 नेगेटिव नहीं हो सकती। बहुपद में चर राशि की घात कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये सब बहुपद नहीं है। तो ये फिर बहुपद होगा। कैसे होगा? x की पावर 3 + a। घातांक करने का एक नियम पता होगा आपको कि जब नीचे से ये ऊपर जाएगा, 3/2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो x की पावर -1/2 होगी, प्लस कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, x की पावर 3 + a, 5 गुणा x की पावर 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और +7। तो ये बहुपद है, इसमें चर राशि की घात पूरी पूरी संख्या है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बहुपद की घात क्या होगी। बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। यहाँ 5 घात है, यहाँ पे 4 घात है और यहाँ पे 2 घात है, लेकिन मैक्सिमम घात तो कितनी है बंधु? 5 घात है, वही बहुपद की घात होगी। बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। बहुपद में x के ऐसे वास्तविक मान, चर राशि के वे वास्तविक मान जो बहुपद को क्या बना देते हैं? शून्य। चर राशि के वे वास्तविक मान जो बहुपद को क्या बनाते हैं? शून्य। ठीक है, चर राशि के किसके बंधु? चर राशि, चर राशि बोले तो यहाँ पे कौन सा? x है। x के वे वास्तविक मान, x के वे वास्तविक मान, x के वे वास्तविक मान जो px को शून्य बना दे। px को क्या बना दे? px को शून्य बनाए। क्या बनाए? शून्य बनाए। शून्यांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोज कहलाते हैं, शून्यांक कहलाते हैं। तो बताओ बंधु, x का कोई वास्तविक मान है क्या जो इस बहुपद को शून्य बना देता है? यहां से कोई सोच सकता है कि सर अंडरूट में -2 है, इसका स्क्वायर करना पड़े +2। ये अंडरूट में -2 का स्क्वायर -2 + 2 बराबर 0 आ गया। ये गलत है, ये वास्तविक मान नहीं है। कैसा मान नहीं है? ये वास्तविक मान नहीं है, ये काल्पनिक मान है, इमेजिनरी मान है, ये इसका शून्यांक नहीं हो सकता दोस्तों। फिर उसके बाद में दूसरी बात करें कि बहुपद का जो ग्राफ, जो ज्यामितीय महत्व है वो आपको समझ में आता है तो इसके शून्यांक भी समझ में आते हैं। बहुपद जो px होता है, y बराबर px जो बहुपद होता है, y बराबर px का ग्राफ, y बराबर px का, y बराबर px का ग्राफ x x को जिन बिंदुओं पर काटता है, x x को जिन बिंदुओं पर काटे, जिन बिंदुओं पर काटे, जिन बिंदुओं पर काटे वे शून्यांक होते हैं। वे क्या होते हैं? वे शून्यांक होते हैं। जिन बिंदुओं पर काटता है वही शून्यांक होते हैं। तो बताओ बंधु, ये ग्राफ पे x² + 2 कहीं काटेगा क्या? x² + 2 कहीं नहीं काटेगा। x के मान जो ± एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन x² + 2 x को कहीं पे भी नहीं काट सकता।
एक्स के जो मान है y बराबर 2 से ये गुजरेगा, अक्स जहां 0 होगा, y बराबर 2 से, ये इसका y एक्स है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ है, ये एक्स एक्स को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, तो इसका कोई शून्यांक नहीं होगा, अर्थात इसका कोई शून्यांक नहीं है, कोई शून्यांक नहीं है। बहुपद में शून्यांक कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई वास्तविक मान बता दो आप एक्स का, अंडर में माइनस का 2 मत बताना, काल्पनिक मत बताना, वास्तविक मान बताओ जो इसको 0 बना दे। कोई भी मान इसको 0 नहीं बना सकते। आप कह सकते हो कि 2 घात वाले बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं, बंधु बहुपद के शून्यांक उसकी घात पर निर्भर नहीं करते। बहुपद के शून्यांक होते हैं बहुपद में चर राशि के वास्तविक मान जो उसको 0 बना दे। ये जरूर कह सकते हो कि 2 घातीय बहुपद के अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 2 शून्यांक ही हो, तो अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं, तो 3 घातीय बहुपद के 3 से ज्यादा शून्यांक नहीं हो सकते, बात ये है। ठीक है, तो शून्यांक उसकी घात पर निर्भर नहीं करते, कोई शून्यांक नहीं है, डी राइट आंसर माना जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, अचर बहुपद की घात क्या होती है? अचर बहुपद की घात अभी अभी बताई थी क्या होती है बंधु, शून्य होती है, और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। यदि बहुपद का ये गुणनखंड है तो के का मान बताओ। बंधु ये गुणनखंड है तो इसका पूरा पूरा भाग जाएगा, और पूरा पूरा भाग जाएगा तो इसका टेक्निकली अर्थ तो ये है कि किसी भी बहुपद px में, किसी भी बहुपद px में x माइनस एल्फा का भाग दोगे तो वो इसका डिवाइजर कहलाएगा, gx इसका भागफल कहलाएगा, प्लस रिमाइंडर r। यहां x माइनस एल्फा को 0 के बराबर कर दो तो x बराबर एल्फा ही रख दो, x बराबर एल्फा रखोगे तो p एल्फा बराबर एल्फा माइनस एल्फा 0, ये पूरा 0, r आ जाएगा रिमाइंडर। और जिस दिन रिमाइंडर 0 होता है, 0 हो तब x माइनस एल्फा क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। शेषफल 0 हो इसका मतलब भाग पूरा पूरा गया, गुणनखंड कहलाता है। तो x बराबर यहां से कितना रखेंगे 2, और x बराबर 2 इस बहुपद में रखूंगा तो बंधु बताओ 2 की घात 3 8 प्लस से 4 के प्लस से माइनस से 4 माइनस 100 बराबर रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। हाँ जी, ये हो गया 4 के, ये माइनस का 28 तो माइनस का 20 बराबर 0, और ये 4 के बराबर प्लस का 20 हो गया, और k बराबर 20 में 4 का भाग देंगे कितनी बार, 5 बार, तो यहाँ पे इसका जो k का मान है वो कितना आएगा दोस्तों 5। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि बहुपद जो इससे विभाजित करने पर भागफल ये एवं शेषफल ये देता है, अभी वाली बात है कि कोई बहुपद आपको फाइंड आउट करना है, कोई बहुपद आपको बताना है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का भाग देने पर भागफल x माइनस 2 और शेषफल क्या आता है बंधु 3। तो एक नियम है कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस क्या होता है शेषफल। तो गुणा कर दो, x की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा x की पावर 3, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का x है और प्लस का कितना 1। ये कौन सा बहुपद है ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये फर्स्ट ऑप्शन में पड़ा है। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, बहुपद के कितने शून्यक हैं? बंधु बहुपद के 2 शून्यक जरूर है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बता रहा है क्योंकि सारे ऑप्शनों में शून्यक रख रखे हैं। तो बहुपद के शून्यक निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 में बीच वाले पद के टुकड़े कर लो, इसको 0 के बराबर करके, इसको समीकरण के बराबर करके मान के 0 के बराबर कर लो। इसमें एक तो मान लो माइनस का 3x और एक मान लो प्लस का 2x, फैक्टर कर लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। पहले 2 से x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 3, और फिर 2 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 3 बराबर 0। इट मीन्स x माइनस 3 और x प्लस 2 ये 0 के बराबर है, तो पहला 0 के बराबर होगा तो x बराबर 3 आएगा, और दूसरा 0 के बराबर होगा तो x बराबर माइनस 2। तो 3 और माइनस 2 वाला राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका और बता देता हूं आपको, बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। x की वैल्यू 3 पर 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस है 9 माइनस 9 कितना आ जाएगा बंधु 0। इसका मतलब ये इसका शून्यांक है। x बराबर माइनस 2 पर
-2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का कितना 2 -6। ये 6 -6 बराबर ये भी क्या दे देगा 0। इसका मतलब ये दोनों डेफिनेटली इसके क्या हैं, जीरोज हैं। ओके, ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। वह बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक -5 और 4 हो। बंधु बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, और बहुपद क्या सूत्र ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस से शून्यांकों का योग। ये द्विघात समीकरण में मूलों का योग होता है ना, वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस से शून्यांकों का गुणा। किसका गुणा? शून्यांकों का गुणा। ये लो, ये कोई भी बहुपद है ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो बताओ बंधु, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग -5 + 4 इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा -5 इंटू कितना 4 हो जाएगा। ओके, तो देखो बंधु, नेक्स्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, तो ये माइनस का एक्स आ जाएगा, और ये माइनस का 20। ये माइनस माइनस प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। ये बहुपद आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 हो गया। या फिर दूसरा तरीका बता दूं, ये अगर शून्यांक है तो रखने पर 0 आना चाहिए। -5 का स्क्वायर प्लस का 25, 25 में से 5 घटाओ, 20, 20 में से 20 0, 4 रखो, 16, 16 4 20, 20 में से 20 कितना आ जाएगा 0। दो तरीके बता दिए। इस बहुपद को x + 1 से विभाजित करें तो विभाजित है तो k का मान क्या होगा? फिर वही प्रश्न है, सेम टू सेम। x + 1 से विभाज्य है तो x + 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना रखने पर -1। x बराबर -1 रखने पर शेष पल 0 आना चाहिए, तो -1 की घात 100 + 2 गुणा -1 की घात 99 प्लस से के बराबर कितना आना चाहिए 0। तो ये आ गया प्लस का 1 है, और ये आ गया माइनस का 2 प्लस का के बराबर कितना 0। तो के बराबर कितना आ गया प्लस का 1, कितना आ गया प्लस का 1 आ गया। ओके, तो ये के का मान कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है कि 2x + ये बहुपद को इससे भाग देने पर भागफल व शेषफल क्या आएंगे। बहुपदों में किसी का भी भाग दे लो, चाहे बहुपदों को हमेशा घटते क्रम में लिख लो गाथों में। तो 2x³ प्लस से 7x² प्लस से 7x + 2, इसमें 2x + 1 का भाग दे रहे हो आप। तो 2x का भाग अगर आप देते हैं इस 2x³ में, तो सबसे पहले x आता है आपके पास में, और x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। x स्क्वायर को 2x से गुणा करोगे, 2x³ + x² आएगा। घटाने पर ये कटेगा, ये तो कट गया। ओके, ये x² घटेगा तो 6x² प्लस से 7x + 2 बचेगा। 6x² में भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे तो 3x आएगा। 3 दूनी 6x² प्लस 3x, घटाएंगे तो ये कट गया, और 3x घटेगा तो 4x + 2। 4x + 2 में 2x का भाग देंगे तो 2 बार, 2 दूनी 4x + 2 आएगा। घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो शेषफल तो मेरे बंधु 0 आएगा, ये वाला राइट आंसर है। और भागफल ये आई जाएगा x² + 3x + 2। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? शून्य घात वाला बहुपद अचर बहुपद कहलाता है। देखो बंधु, अचर बहुपद की घात शून्य होती है, बिल्कुल सही बात है। अचर बहुपद जो होता है उसकी घात शून्य होती है, तो शून्य घात वाला बहुपद बिल्कुल अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है, हाँ जी, अचर बहुपद की घात शून्य होती है, ये बात भी ट्रू है, सही है। हाँ जी, अचर बहुपद की घात शून्य होती है, सही बात है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, ये गलत है। शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है, अपरिभाषित होती है। क्या होती है? अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित होता तो सही होता, ये गलत कथन है। एक पदीय और द्विपदीय व्यंजक का गुणनफल द्विपदीय आता है। एक पदीय में एक पद ले लो x, और द्विपदीय में एक बहुपद ले लो x + 2। ये एक पदीय और द्विपदीय का गुणनफल आप करोगे तो ये आएगा x² + 2x। द्विपदीय व्यंजक आता है, बिल्कुल 2 पद आते हैं, ये बात भी सही है।
नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इस बहुपद को इससे विभाजित करने पर शेषफल 12 आता है। ये तीसरा प्रश्न है, लेकिन तीनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं। पहला बोला कि गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा, दूसरा बोला विभाज्य है तो विभाज्य है तो भी शेषफल 0 ही आएगा, और तीसरा बोल रहा है कि विभाजित करने पर शेषफल 12 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो x+1 को ही 0 के बराबर कर दो, और x बराबर -1 रखने पर शेषफल 0 नहीं आएगा, रखने पर शेषफल बराबर कितना आएगा 12। तो -1 तो 2 गुणा -1 की घात 4 प्लस से 3 गुणा -1 की घात 3 माइनस से 4 गुणा -1 का स्क्वायर -3 गुणा -1 और प्लस के बराबर शेषफल कितना 12। ये आ गया 2 और ये -3, -1 का स्क्वायर 1 -4 और ये प्लस का 3 और प्लस का के बराबर 12। ये लो बताओ मुझे यहाँ से, ये 5 है और ये 7 है, तो -2 प्लस के बराबर 2 आ जाएगा, 12 सॉरी 12 था ये, हाँ जी। तो 12 में 2 जुड़ेगा, कितना आएगा बंधु 14 आ जाएगा। तो के का मान कितना आएगा 14 आएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यांक इस प्रकार हैं कि ये बराबर 0 है। तो मुझे एक बात बताओ, अल्फा को बीटा से गुणा करूंगा अल्फा बीटा प्लस, अल्फा को 1 से गुणा करूंगा अल्फा प्लस, बीटा को 1 से बीटा प्लस 1, ओके हाँ जी, बराबर कितना आ गया 0। मुझे एक बात बताओ, ये प्रतिबंध है, इसका दूसरा रूप हो गया ये, अल्फा गुणा बीटा क्या है, वो बहुपद देगा। कौन बहुपद? x² माइनस से px माइनस p माइनस सी। तो ये मेरे पास में आ गया x² माइनस px से माइनस कॉमन ले लूं तो p प्लस सी। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a होता है तो p आ जाएगा, और अल्फा गुणा बीटा क्या होगा, c/a होता है तो p प्लस सी हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अल्फा गुणा बीटा तो आ गया p मेरे पास में, ओके, प्लस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा गुणा बीटा तो आ गया मेरे पास में माइनस का p प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा आ गया p प्लस 1 बराबर कितना 0। ये -p माइनस सी प्लस p प्लस 1 बराबर 0, p से p कट गया, c उधर चला गया तो प्लस का, इट मीन c का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण के दो शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो माइनस माइनस का b 6/2 और ये कितना आ गया 3, ओके। अल्फा गुणा बीटा 4/2 बराबर कितना 2। तो ये आ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है। बिकॉज अल्फा की पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/अल्फा की पावर +1 और 1/बीटा की पावर +1। तो बताओ इनका लघुत्तम अल्फा बीटा ले लूं तो अल्फा प्लस क्या आ जाएगा बीटा, अल्फा प्लस बीटा 3 है और अल्फा बीटा 2 है, तो 3/2 इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं आपको, वापस ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर लो। गुणनखंड के लिए मैं आपको 4 प्रकार की बातें बताऊंगा अब आगे आने वाले प्रश्नों में। पहली बात, अगर कोई गुणनखंड पूछे तो सीधा ऑप्शनों से वापस मल्टीप्लाई कर लो, प्रश्न बन जाना चाहिए। तो मैं 2a को इस 2a से गुणा करूंगा तो 4a² माइनस 2a को उधर माइनस का 3b से गुणा करूंगा माइनस का 6ab आएगा, ओके। 2a को -4 से तो माइनस का 8a, फिर 3b को गुणा करूंगा तो माइनस का 6ab और 3b को उससे गुणा करूंगा तो प्लस का 9b² और माइनस माइनस प्लस का 12b, प्लस का कितना 12b। अब मुझे बताओ ये 6ab माइनस का 12ab हो जाएगा। तो ये देखो बंधु, आपको जो जो चाहिए वो सही आ गई क्या, 4a² चाहिए, 9b² चाहिए, 12b माइनस का चाहिए, यहाँ तो प्लस का है, ये मामला तो बैठेगा नहीं। 12b माइनस का नहीं चाहिए, ये तो नहीं बैठेगा। तो 12b कौन देगा आपको माइनस का, ये दे सकता है क्या माइनस का 12b, बिल्कुल दे तो सकता है, लेकिन ये एक वैल्यू देगा 8, जबकि a चाहिए, यहाँ पे a है, ये a नहीं है।
तो अपन फिर आगे बढ़े इस पे, 2 1 को इससे गुणा करो, देखें ये 4a² प्लस 6ab माइनस 8a प्लस 6ab, 3b से गुणा कर रहा हूं इसको, तो प्लस का 9b² और माइनस का 12b। क्या ये बेटर है क्या? माइनस का 12b माइनस का 8a 9b², 6 और 6 12ab 4a², बिल्कुल ये डी ऑप्शन। तो मैंने क्या कहा है पहले प्रश्न में कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि सारे गुणनखंड दे रखे हैं तो ऑप्शनों को गुणा कर लेना, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको अगर छोटा सा कह दे कि व्यंजक का एक गुणनखंड क्या है, तो रख के देख लो, शेषफल 0 आना चाहिए। दूसरी बात पढ़ा रहा हूं मैं आपको, x बराबर 1 रख देखें, x बराबर 1 रखेगा तो 1 का क्यूब है माइनस 2 गुणा 1 प्लस 1। ले बता कितना आ गया, 1 माइनस 2 प्लस 1, ये कितना आ गया? 0। डेफिनेटली ये इसका एक क्या है? गुणनखंड है। वो नहीं है, x बराबर -1 पर ये संतुष्ट नहीं करेगा, x बराबर -1 पर नहीं करेगा। -1 की घात 3 माइनस का 2 गुणा -1 प्लस 1, ये हो गया माइनस का तो 1, माइनस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 1, 1 से 1 कट गया, 2 आ गया। 2 तो नहीं चाहिए साहब, ठीक बात है, ओके। x बराबर 2 पर चेक कर लो, x बराबर 2 पर चेक कर लो, 2 की पावर 3 8 माइनस 4 प्लस 2, सॉरी प्लस 1, क्या फर्क पड़ता है? 5 आएगा। शून्य नहीं दे सकता कोई, शून्य यही दे सकता है। इसका मतलब ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रकार का प्रश्न हो ऐसा तो इनको ऐसे करते हैं साहब, ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, तीसरे प्रकार का गुणनखंड वो आता है जो सर्वसमीका आदि से सेट करके भी कर सकते हो। कैसे? कि ये x² की होल स्क्वायर हो जाए और माइनस से ये x माइनस वाई की होल स्क्वायर की घात 2 हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी का मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो x² माइनस ए x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये ले, ये क्या होगा? ये होगा x², इसको ओपन करो, प्लस का x² प्लस का y² माइनस का 2xy, ओके। हाँ जी, ये इधर से एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, क्योंकि a माइनस a² माइनस b² है। तो एक बार तो x प्लस ए x माइनस वाई आएगा और एक बार x माइनस ए x माइनस वाई आएगा। ले बताओ यहां से ये हो जाएगा 2x² प्लस ए y² माइनस 2xy, और वो हो जाएगा 2x माइनस वाई, x से x कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का क्या बचेगा? y बचेगा। ये प्लस का y तो बाहर है पहले और दूसरे ऑप्शन में, और 2x माइनस वाई है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन क्या होगा? राइट। बाकी भी मिल जाएगा, सब कुछ सेट है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। चौथा प्रश्न आ चुका है, चौथी टाइप का प्रश्न। अगर सारे गुणनखंड दिए हुए हो तो ऑप्शनों को गुणा कर लो, या फिर सीधा उठाकर रख दो, या सर्व समीका आदि समीकरण टुकड़े वुकड़े कर करा के करो। यहां इसको फैलाओगे तो ये दिमाग का दही कर देगा, इसको प्रूफ कराओ, ठीक है। हाँ जी, पुट x इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू कितना? 4, और x इज इक्वल टू 4 रखोगे तो आपके पास में बहुपद क्या बन जाएगा? बहुपद, बहुपद बन जाएगा 4 की पावर 3 प्लस 4 माइनस 3 गुणा 4 का स्क्वायर माइनस 3। ये 4 की पावर 3 64 प्लस 4 माइनस 16, 3 48 और माइनस कितना? 3। ये लो बंधु 68 आ गया, और ये आ गया आपके पास में माइनस का 51। ये एक साथ 17 बचेगा। ऑप्शनों से चेक करो, पहला ऑप्शन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना? 17, यही ऑप्शन सही होगा। दूसरा देखो कैसे बाउंस जाएगा, 4 की घात 3 प्लस 1 64 और 1 65, 65 का भाग 17 में जाता है कि नहीं जाता? तो ये गुणनखंड नहीं हो सकता, सी। हाँ जी, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 में से 15 का भाग 17 में जाता है, गया काम से।
4 की पावर 3 64 में से एक 63, 63 का भाग नहीं जाता 17 में, जिसका भाग पूरा पूरा जाता है वही उसका क्या होता है, गुणनखंड। इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड है मेरे बंधु, x प्लस वाई की घात 3 है, x प्लस वाई की घात 3 है। तो मैं एक काम करूं यार, x प्लस वाई की घात 3 को एक बार पढ़ा रख लूं, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र लिख दूं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे एक सूत्र होता है। एक्स प्लस वाई तो सब जगह से कॉमन ले लेता हूं मैं, ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस में अंदर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का होता है। हाँ जी, अब बताओ ये इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो एक्स प्लस वाई तो बाहर पड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का नहीं प्लस का है, सॉरी क्या कर दिया, सॉरी सॉरी, हाँ ये माइनस का तो चिन्ह चेंज तो होगा ना। हाँ जी, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस है 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये आ गया 3xy, और ये x प्लस वाई, ये कहीं मेरे हिसाब से कोई चिन्ह का तो लफड़ा नहीं है ना, इसमें माइनस तो डेफिनेटली आएगा, और बाहर माइनस है तो इसको क्या कर देगा, प्लस का, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसके गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस से 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई नहीं है, सिर्फ एक्स वाई इसका फैक्टर है, ये पड़ा एक्स वाई इसका क्या है बंधु, फैक्टर है, या फिर एक्स प्लस वाई है, इसके 3 गुणनखंड है, ये 3 हो गया, एक्स वाई कहीं हो जाए तो, या एक्स प्लस वाई हो जाए तो, या 3xy हो जाए तो, ये सब एक्सेप्टेबल है। तो एक्स वाई यहाँ पे केवल डी इसका क्या होगा, सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इस व्यंजक के गुणनखंड करने हैं मेरे बंधु, इसको व्यवस्थित करता हूं मैं, 48 को मैं 3 गुणा 16 लिख सकता हूं, और फिर ये हो जाएगा 5a माइनस से 2b का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा 25 लिख सकता हूं इस पिछेत्र को, बताऊंगा 3 गुणा 25 ही क्यों लिखा, 5 गुणा 15 क्यों नहीं लिखा, 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर। ले बता भाई, इस 16 को लिख सकता हूं मैं 3 गुणा 4 की पावर 2, और इसको 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा 5 का स्क्वायर 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर। कहते हैं कि घातांक करने का एक नियम है, a की पावर m गुणा b की पावर m है, तो वो a गुणा b की पावर m होगी, तो ये होगा 3 इंटू 4 को अंदर जाने दो, चारू पंजो 20a माइनस से 4 दूनी 8b, इसका सामूहिक स्क्वायर हो जाएगा, 4 कॉमन ले लो वापस आ जाएगा माइनस का 3, 25 5 5 अंदर जाएगा, 5 दूनी 10a माइनस 5 5a 25b का होल स्क्वायर, ये 3 कॉमन आ सकता है, आ सकता है, तो ये 20a माइनस से 8b का होल स्क्वायर माइनस से 10a माइनस से 25b का होल स्क्वायर, ये लो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो 20a माइनस से 8b प्लस 10a माइनस से 25b, ये तो हो गया a प्लस बी, a माइनस बी 20a माइनस 8b माइनस 10a प्लस 25b। ले भाई ये क्या आ गया, 3 इंटू 20a में 10a जोड़ेगा 30a माइनस का 33b, और उधर आ गया 10a माइनस का 33b, ऐसे आ गया 10a माइनस सॉरी सॉरी सॉरी, ये 20 माइनस 25 सॉरी एक बार जुड़ेगा, माइनस का 2 है, माइनस माइनस दोनों जगह है, a माइनस बी माइनस से, तो वो प्लस का 25 होगा, सॉरी क्या होगा, प्लस का 25 होगा, और प्लस का 25 होगा तो 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, सॉरी कैसे हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो ये तो प्लस का 25 होगा, प्लस का 25 होगा, और ये माइनस सॉरी प्लस का कितना हो जाएगा, 17 भी। अब बताओ 3 कॉमन ले लूं तो 9,
ये आ गया 10a माइनस ए 11b, और ये हो गया 10a प्लस ए 17b। नो देखो बाहर किस किस के है, ये रहा 10a माइनस 11b 10a प्लस 17b, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, रेखिक समीकरणों के कुछ प्रश्न हैं। ऐसी समीकरणें कभी दिखे तो एक्स वाई से पूरी समीकरण को गुणा कर लेना। पहली समीकरण 2y प्लस से 3x बराबर 6 बनेगी, और दूसरी समीकरण एक्स वाई से गुणा करोगे तो 4y प्लस से 5x बराबर 20 बनेगी। अब बताओ मुझे यहाँ से x को मैं थोड़ा एडजस्ट करना चाहता हूँ, 2 से y को 2 से गुणा कर लूँ तो ये 2 दूनी 4y हो जाएगा। कितना y? 4y प्लस से 6x बराबर 12। बस ज्यादा में से कम घटा लो, ये घटाओ घटाओ, 4y से 4y कट गया, माइनस का x बराबर 8 आ गया। इसका मतलब x का मान 8 आ जाएगा, माइनस का x का मान माइनस का कितना आ जाएगा बंधु? 8। और ये माइनस का 8 कौन से ऑप्शन में पड़ा है ये बताओ। देखो सॉरी, माइनस का 8 सी ऑप्शन में पड़ा है, ठीक बात है। वैसे प्लस का आया था लेकिन माइनस का x बचा था यहाँ से। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में गुणा मत कर लेना आप, एक्स वाई से करोगे तो एक्स वाई नया पैदा हो जाएगा। एक काम करो, आप पहले को 5 से गुणा कर दो तो 10 बट्टा एक्स से, और माइनस 15 बटे वाई 5 से गुणा करोगे तो बराबर 30। दूसरे को 2 से गुणा कर दो तो 10 बटे एक्स से प्लस 8 बटे वाई बराबर 20। एक में से 2 घटा लो, सेम सेम बन गए, तो 2 घटा लो एक में से तो माइनस माइनस माइनस, ये गया सेम सेम। माइनस का 15 बटे वाई और माइनस का 8 बटे वाई, ये माइनस का 23 बटे वाई बराबर आ जाएगा प्लस का 10। वाई ऊपर चला जाएगा, माइनस का 23 बटे 10 बराबर वाई का मान। वाई का मान माइनस का 23 बटे कितना हो जाएगा? 10। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, निम्नलिखित में से समीकरण कौन सी है? समीकरण यही है बंधु, इसको तो व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। व्यंजकों में ये क्या है? बहुपद है। व्यंजकों में ये क्या है? क्योंकि ऐसे व्यंजक जिसमें चरराशि की घात पूर्ण संख्या हो वो बहुपद है। ये बंधु असमीका है। क्या है? असमीका है। और ये गणितीय व्यंजक है। क्या है? गणितीय व्यंजक है। ये गणितीय व्यंजक हैं, और ये बीजीय व्यंजक हैं। कौन सा व्यंजक है? बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजकों में बहुपद है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, युगपद रेखिक समीकरण के कितने हल हैं? तो 3/6 A1 बटा A2 1/2 आया। A1 बटा A2 1/2 आया, तो फिर B1 बटा B2 क्या आएगा? वो आएगा -1/-2, ये भी प्लस का 1/2। तो फिर C1 बटा C2 क्या आएगा? 5/10 बराबर कितना? 1/2। इसका मतलब रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन है। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी रेखा। तो इनके मेनी सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। अगला प्रश्न है इनका, ये होता होता तो x तथा y का मान क्या होगा? क्या दिक्कत है? या तो वेरीफाई करवा दो बाई ऑप्शन से, x का मान वेरीफाई बाई ऑप्शन करवा देता हूं मैं। निकालना तो मैंने सिखा दिया 2-3 प्रश्नों में। बाई ऑप्शंस कैसे करेंगे? x का मान 11 रखो, 11 3 33 है, और 7 7 49। मेरे बंधु 33 में 49 जोड़ेंगे अपन, 33 प्लस 49 जोड़ेंगे, 11 3 33 प्लस 49, तो ये 75 आ जाएगा क्या? 9 और 3 12, 7 और 1 8, 82 बराबर 75। कभी होता नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गया। हाँ जी, x का मान 7 रखो, तो इससे b से 7 रखेंगे तो 7 3 21 प्लस से 7 11 77, 21 और 11 7 77 को जोड़ोगे तो 75 तो नहीं आएगा रे बाबा, ये भी गया। फिर इसके बाद में 11 3 33 और 7 6 42, बिल्कुल ये बैठ सकता है। 11 3 33 प्लस 42, ये तो 75 होता है। दूसरा उसमें भी रख दो, 5 6 5 11 55 माइनस है,
6 पंजो 30 बराबर ये 25 भी होता है। तो राइट आंसर तो सी हो जाएगा, समीकरण के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। थोड़ा एक कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना बंधु, लीनियर इक्वेशन के साथ साथ इसके भी प्रश्न बना लेता है, कई बार बनाए हुए हैं पात्रता में 1 2 बार। ये जो यहाँ पे होता है इसको एक्स एक्स बोलते हैं, ओके। और वो ऊपर क्या होता है बंधु, वाई एक्स होता है, ओके। ये होता है मूल बिंदु, क्या होता है, मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। एक्स एक्स पे हमेशा वाई 0 होता है और वाई एक्स पे कौन 0 होता है, एक्स 0 होता है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं साहब, और इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। इसमें एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। कहने का मतलब भुज और कोटि कहा जाता है। जैसे आपको कोई पूछ ले कि 2,5 की भुज और कोटि क्या है, तो भुज और कोटि भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इसके चिन्ह भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में अगली बात करते हैं। दो समीकरण दे रखे हैं, रेखाएं समांतर रेखाओं के लिए a1/a2 होना चाहिए बराबर b1/b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर है नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, श्याम ने राम से कहा कि तुम मुझे अपने पास से 100 रुपए दे दो। श्याम ने राम से कहा, ये राम है, इसके पास x रुपए हैं, राम के पास x रुपए हैं और श्याम के पास कितने हैं, सपोज y रुपए हैं। क्या कह रहा है, राम ने श्याम से कहा तुम मुझे अपने पास से 100 रुपए दे दो। तो राम के पास x + 100 जाएंगे और श्याम के पास y - 100 हो जाएंगे। क्योंकि राम ने श्याम से कहा कि तुम मुझे अपने पास से 100 रुपए दे दो, तो मेरे पास तुमसे दुगुने रुपए हो जाए। तो ये समीकरण बन जाएगी x - 2y बराबर, ये माइनस का 200 और ये माइनस का 100 माइनस का 300, ओके। दूसरी समीकरण, जब श्याम ने कहा कि तुम मुझे अपने पास से 10 रुपए दे दो, तो x - 10 कर लो, श्याम के पास y + 10 हो जाएंगे और y + 10 होंगे, तो इनमें आपस में क्या संबंध है बताओ। कह रहा है कि तुम अपने 10 रुपए दे दो तो मेरे पास तुमसे 6 गुना हो जाए। तो कह रहा है कि वो कह रहा है कि मेरे पास तुमसे 6 गुना, श्याम ने राम से कह दिया 6 गुना हो जाए। तो ये हो गया 6x - y बराबर, माइनस का 60 उधर जाएगा प्लस का और 10 70। ये y को एक काम करो, इसको इसको 2 से गुणा कर दो, और 2 से गुणा करोगे तो एक समीकरण तो x - y बराबर -300 है, और दूसरी हो जाएगी 12x - 2y बराबर 70 का डबल कितना, 140। ये लो, चिन्ह प्लस का कर दूं इसका, और इसका भी मैं सॉरी, घटा लेने पर चिन्ह चेंज होते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। लो भाई, ये तो कट गए अपने आप में, और ये माइनस का 11x बराबर, ये माइनस का 440 हो गया, माइनस माइनस प्लस में x बराबर 11 चौक 44 40 आ गया। x बराबर 40 कहीं भी रख दो आप, y का मान आ जाएगा। 40 को आप 6 से गुणा कर दो, 240 और -70 कर दो, बराबर y का मान आ गया। इट मीन्स y का मान आ जाएगा 170। कितना आएगा, 170। तो अब आपको x और y दोनों का कुल योग पूछा होगा, तो 170 में आप 40 जोड़ेंगे, कुल कितने रुपए हैं, तो 40 जोड़ेंगे तो 210 आएगा। कितना आएगा, 210 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, समीकरण निकाय कैसा होगा। बंधु सिस्टम में क्या होता है कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, तो अद्वितीय हल आते हैं। कैसे हल आते हैं, अद्वितीय हल आते हैं। अद्वितीय हल आते हैं तो निकाय क्या होता है, संगत, कंसिस्टेंट होता है सिस्टम। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो चाहे अनंत हल हो चाहे एक हल हो, निकाय संगति ही होगा। लेकिन बंधु जब कोई हल नहीं होता है ना, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो यहाँ पे असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है सिस्टम। कंसिस्टेंट नहीं, इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम। हाँ जी, नेक्स्ट अगला, एक अद्वितीय सरल रेखा खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2 बिंदु।
आपने कभी रेखिक समीकरण में भी किया होगा। हाँ जी, 2x+3y बराबर 6। तो रेखिक समीकरण में रेखा खींचने के लिए दो बिंदु आपने जरूर पैदा किए हैं। x 0 किया तो y का मान 2 आया, और y 0 किया तो x का मान 3 आया। कम से कम आप दो बिंदु जरूर चिन्हित करते हुए ही कोई रेखा खींचते हो, तो एक रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए। के किस मान के लिए वास्तविक हल होंगे समीकरण युग्म के? युग्म के अनगिनत हल होंगे। मेरे बंधु, अनगिनत हल की कंडीशन क्या होती है? अनगिनत की होती है a1/a2, तो k-1/1 बराबर b1/b2 होता है। तो ये हो गया y का मान 2 हो गया, 2 इधर 1 हो गया, ठीक है, बराबर है c1/c2। तो इधर है 2 अपॉन में कितना के 2 के। लो भाई, मुझे एक बात बताओ, यहां से मेरे पास में पहले और दूसरे को बराबर करूंगा तो यह आएगा k-1/1 बराबर 2। तो k बराबर कितना? 3, पहले और दूसरे से। या फिर कोई कहे कि 2/1 दूसरा बराबर है 2/2 के करेंगे, तो 2 से 2 कट गया, k बराबर कितना आएगा? 1/2। दो लोग दावेदार हैं, 1/2 भी पड़ा है और 3 भी पड़ा है। वैल्यू रख के पुल प्रूफ करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस चेक में करूंगा तो k बराबर 3 पर पहली समीकरण बनेगी 2x+2y बराबर 2, और दूसरी बनेगी x+y बराबर 4। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे a1/a2 है, a1/a2 है बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। आप अनगिनत हल की बात कर रहे हो, यहाँ कोई हल नहीं है, इसका मतलब ये एक तो नहीं होगा। हाँ जी, के बराबर अगर मैं चाहूं तो मैं 2 पर चेक कर लूं, और 2 पर चेक करूंगा तो x+2y बराबर 2 और x+y बराबर 4। यहाँ a1/a2 तो है बराबर, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, तो अपन कहेंगे अद्वितीय हल है। अनंत हल की बात कर रहे हो, अद्वितीय है, ये भी नहीं होगा। तो फिर बंधु साफ साफ दिखता है कि के किसी भी वास्तविक मान के लिए अनगिनत हल नहीं होंगे। 1/2 पर चेक करवा लो, 1/2 पर चेक कराओगे तो ये माइनस का 1/2 x है। ये देखो मैं 1/2 यहाँ रख रहा हूँ, हाँ जी, प्लस से 2y बराबर 2, और ये होगा x+y बराबर 2 के। ये बराबर नहीं आएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका होगा के किसी भी वास्तविक मान के लिए अनगिनत हल नहीं होंगे। ऐसी समीकरण जब कभी आए, वैल्यू रख के देखो ऑप्शन से, x बराबर और y बराबर -1 रखो। देखिए -1 रखोगे x का और y का, तो -3 +1 +1/3 बराबर -2 -1 +2 कितना 5 बराबर। क्या ये बराबर आ रहा है? क्या ये आ रहा है कि -1/3, और ये आ रहा है -1/5? इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अगर मैं x बराबर y बराबर 1 रखूं तो ये आएगा 3 -1 +1/3 बराबर 2 +1 +2/5 बराबर, हाँ जी, 3 +2 +1/6। ये लो बताओ, 1 से 1 कट गया, 3/3 बराबर 5/5 बराबर 6/6। सारे के सारे संतुष्ट हो रहे हैं किससे? x और y दोनों के मान 1 पर। अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक। x अक्ष पर अभी बताया था, इस x अक्ष पर बिंदु होते हैं जैसे 1,0, 2,0, 3,0, ऐसे -1,0, ये होते हैं। y0 होता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, गणित में, और लास्ट क्वेश्चन है ये, गणित में एक समीकरण क्या दर्शाता है? दो व्यंजकों के बीच समता का संबंध जिसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक गणितीय कथन जो दो व्यंजकों को आपस में जोड़ता है, चाहे वे बराबर हो या ना हो। नहीं साहब, समीकरण जोड़ता नहीं है, ऐसे नहीं कहता है 2x और 5x+4 है।
क्या इनको जोड़ने का मतलब ये समीकरण थोड़ी बनेगी, बराबर हो या ना हो, जोड़ते तो है, ऐसे नहीं साहब। केवल एक व्यंजक जिसमें चर और स्थिरांक शामिल हो, नहीं साहब, व्यंजक समीकरण नहीं होता है। 2x+5 ये एक व्यंजक है जिसको समीकरण नहीं कहेंगे। दो व्यंजकों के बीच असमता का संबंध है, असमीका कहलाता है, असमानता। जैसे 3x से ग्रेटर देन 5+4, तो ये एस्मिका कहलाती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये L2 के क्वेश्चनों का हमने सॉल्यूशन करवाया। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ग्रेड थर्ड की अपनी जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज थी उसके जो एमसीक्यू हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उनका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है 128 का फुलरिन। फुलरिन आपको पता है कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। हाल ही में एक नया और खोजा गया है ग्रेफिन। जो अपनी मोबाइल स्क्रीन होती है वो ग्रेफिन की बनी होती है। तो क्वेश्चन ने ये पूछा कि फुलरिन में कार्बन की कौन सी संकरण अवस्था होती है। तो आपको पता है फुलरिन में कार्बन की sp2 संकरण अवस्था होती है। फुलरिन को बकीबोल भी कहते हैं और बकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। अगला है एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। में जो स्मेल होती है उसके लिए कौन सी गंध मिलाई जाती है। तो आपको पता है कि प्राकृतिक जो एलपीजी है वो गंधहीन होती है। यानी नेचुरली जो एलपीजी होती है उसमें किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होती। तो उसकी वजह से सिलेंडर में से अगर एलपीजी लीक हो तो उसका पता नहीं चलेगा। तो इसका पता चलाने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिलाए जाते हैं। गंध के लिए क्या मिलाए जाते हैं, सल्फर के यौगिक। और सल्फर के यौगिकों में जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है मिथाइलिन मरकैप्टेन। मिथाइलिन मरकैप्टेन। अगला जो प्रश्न है, मृत वनस्पति के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है। यानी जो मरी हुई वनस्पतियां हैं उनका कार्बनीकरण हो जाए तो उनसे कौन सा पदार्थ बनता है। तो आपको पता है उनसे बनेगा कोयला, क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है वो सारा बनेगा, जिनको अपन जीवाश्म ईंधन कहते हैं, वो बनेंगे। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास क्या था। तो पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास समुद्र था। इसकी समुद्र था तो समुद्र की वजह से ये जो जीव थे वो जमीन की बहुत गहराई के अंदर दफन हो गए। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो आपको पता है हीरा, सल्फर और फुलरीन ये तीनों के तीनों विद्युत के कुचालक होते हैं। सभी जो अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, वो कुचालक होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, कौन, ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होने की वजह से एक संयोजकता खाली होती है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अमोनिया के एक अणु में होते हैं। अमोनिया के एक अणु में क्या होते हैं। तो आपको पता है अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। और तीनों हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें सभी में सिंगल बॉन्ड हो, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों। तो प्रोपेन ये एक एल्केन है, असंतृप्त यौगिक है। दूसरा है प्रोपीन, प्रोपीन में डबल बॉन्ड आएगा इसलिए ये संतृप्त यौगिक है। तीसरा है प्रोपाइन, प्रोपाइन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है इसलिए ये भी असंतृप्त यौगिक है। क्लोरो मतलब क्लोरीन जुड़ी हुई है, प्रोपेन, प्रोपेन यानी एल्केन है तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। तो फर्स्ट और फोर्थ आपकी सही है, फर्स्ट और फोर्थ यानी जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कोई ऑप्शन सेट नहीं हो रहा अभी। आपका जो सही है वो है फर्स्ट एंड फोर्थ। एक बार मैं चेक करता हूँ आपके ओरिजिनल पेपर में भी ऐसा ही था क्या। तो इसमें जो सही होंगे वो होंगे फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ। एक बार साइंस का पेपर निकालना इसमें। इसमें एरर है थोड़ा सा। अच्छा सॉरी, असंतृप्त को पहचानना है। असंतृप्त मतलब जिनमें केवल जिनमें सिंगल बॉन्ड नहीं हो। तो जो सही अपने माने वो तो गलत हो गए और जो गलत थे वो सही हो गए। असंतृप्त को पहचानना, असंतृप्त वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो दूसरा और तीसरा सही हो गया, यानी आपका जो ऑप्शन है वो डी है, आपका सही उत्तर हो गया। दोबारा से देखना अपने से एरर कहाँ हुआ।
जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको अपन दो भागों में बांट सकते हैं, असंतृप्त और संतृप्त। संतृप्त वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्केन। और असंतृप्त वो होते हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसका एग्जाम्पल है, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन कहेंगे और डबल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहेंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो संतृप्त हैं, प्रोपेन और क्लोरोप्रोपेन जो है वो संतृप्त हैं। आपसे असंतृप्त पूछा है तो जो सेकंड और थर्ड है वो असंतृप्त है। आज का अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है, 135 का जो प्रश्न है वो कह रहा है, कार्बनिक अम्लों की तुलना में कार्बनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कार्बनिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल वो होते हैं जिनके लास्ट में लगा होता है COOH। और कार्बनिक अम्ल जो खनिज अम्ल हो, जो खनिज अम्ल है, खनिज अम्ल है जैसे HCl, HBr जिनमें हाइड्रोजन होता है, वो सारे के सारे कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल होते हैं। तो खनिज अम्ल जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, खनिज अम्ल जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। उसका कारण एक तो ये है कि खनिज अम्ल जो हैं वो आप पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आसानी से हाइड्रोजन अलग हो जाता है जिसकी वजह से पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक आयनित होते हैं, इसलिए कमजोर होते हैं। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं नहीं, खनिज अम्ल पूर्ण आयनित हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ यानी आपका जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, में उपस्थित विषम परमाणुओं की संख्या कौन सी है। तो 136 में आपको याद रखना है विषम परमाणु कौन से हैं। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन में विषम परमाणु कौन कौन से होंगे। तो विषम पर भाई हाइड्रोकार्बन में क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन, इनके अलावा जो भी परमाणु मौजूद होंगे वो विषम परमाणु होंगे। तो इसमें विषम परमाणु एक तो ऑक्सीजन है और एक है क्लोरीन। ऑक्सीजन और क्लोरीन यानी फर्स्ट एंड फोर्थ, डी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। दिए गए पोषक चक्रों में ये आपका जो इस बार बायोलॉजी का टॉपिक था वो था जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल, उसके जो प्रश्न है वो है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवसादी, आपको पता है कि जो जैव भू रासायनिक चक्र होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। गैसीय चक्र गैसों के रूप में और अवसादी चक्र जो जमीन के अंदर परतों चट्टानों के अंदर जमे होते हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से अवसादी चक्र कौन कौन सा है। तो फास्फोरस चक्कर, कार्बन चक्कर, कार्बन चक्कर भाई कार्बन चक्कर जो होता है वो अवसादी नहीं होता है, ठीक है। फास्फोरस चक्कर अवसादी होता है। नाइट्रोजन चक्कर गैसीय चक्कर होता है। सल्फर और फास्फोरस चक्कर, सल्फर और फास्फोरस दोनों चट्टानों के अंदर जमे होते हैं, तो दोनों अवसादी चक्कर होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है लेग्यूमिनस कुल। लेग्यूमिनस कुल होता है जो दाल वाले जो फूल, दाल वाले जो पादप हैं, दाल वाले जितने भी पादप हैं उनको लेग्यूमिनस कुल कहा जाता है। इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और इन गांठों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में बदलने के लिए एक बैक्टीरिया पाया जाता है। अब आपसे बैक्टीरिया नहीं पूछा, यहाँ पूछा कि इनमें कौन सा वर्णक होता है, तो इनमें होता है लैग हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट होता है अभी, लैग हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। तो मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, आयरन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। पादपों में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित होता है। तो आपको पता है कि पादपों में जो नाइट्रोजन का अवशोषण होता है वो नाइट्रेट के रूप में होता है। पादपों में जो नाइट्रोजन का अवशोषण होता है वो नाइट्रेट के रूप में होता है और इसीलिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में और बाद में नाइट्रोजन में बदला जाता है ताकि पेड़ पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन का अवशोषण कर सकें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है निम्न में से कौन सा विनाइट्री कारक जीवाणु है। तो विनाइट्री कारक जीवाणु वे होते हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अंदर बदल देते हैं, उनको विनाइट्री कारक जीवाणु कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है बेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। तो बेसिलस डीनाइट्रिफिकेस जो जीवाणु होता है, जिसको याद करने का सीधा तरीका है डीनाइट्रिफिकेस। नाइट्रिफिकेस वो हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदलते हैं। डी लग गया मतलब उल्टा बन गया। निम्न में से, और इसमें जो बेसिलस शब्द आया है पिछले क्वेश्चन में, बेसिलस शब्द का मतलब है जीवाणु की जो आकृति है वो दंडनुमा है, तो बेसिलस शब्द जीवाणु के शेप के लिए आया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी जीवाणु है? यानी हमें वो जीवाणु बताना है जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, परजीवी के रूप में नहीं पाया जाता। और भी बैक्टीरिया है, राइजोबियम, नाइट्रोसोमन, ये सारे के सारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, लेकिन ये किसके रूप में पाए जाते हैं? परजीवी के रूप में। आपसे पूछा है स्वतंत्र जीवी के रूप में, तो एजोबैक्टर जो है वो स्वतंत्र जीवी जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करता है? कौन सा जीवाणु है जो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया को संपन्न करता है? तो एक्रोमोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन करता है। पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो आपको पता है पृथ्वी का 70% भाग लगभग जल से ढका हुआ है। इसमें एक चीज और याद रखना, ये जो पानी से ढका हुआ भाग है, इस भाग का 97% पानी जो है वो खारा है। 97% पानी लवणीय पानी है, साल्टी वाटर है, समुद्र और लेगून झीलों में भरा हुआ है। 3% जो पानी है वो स्वच्छ जल है, यानी मीठा पानी है। 3% जल जो है वो स्वच्छ जल है, मीठा पानी है। और ये जो 3% जल मौजूद है, इस 3% में से 2% जल जो है वो ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, यानी पीने योग्य पानी जो है वो 1% मौजूद है। पूरी पृथ्वी पर जितना पानी मौजूद है उसका 1% ही पीने योग्य है, और वो भी घटता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के अणु निम्नलिखित में से किसके कारण नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित होते हैं? तो ये कई तरीकों से परिवर्तित होते हैं। उन पौधों के द्वारा जो खेत में अनाथ फसलों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं? नहीं। नाइट्रोजन यौगिक बनाने वाले किसी उद्योग के द्वारा? तो ये भी नहीं। मृदा में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की जैविक क्रिया के द्वारा? ये बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन यौगिक बनाने वाले किसी उद्योग के द्वारा? नहीं। अगला जो प्रश्न है, कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है? तो आपको पता है कार्बन चक्र में श्वसन शामिल है, क्योंकि श्वसन से कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2 गैस मुक्त होती है। जीवाश्म ईंधन को जलाना भी शामिल है, क्योंकि इससे CO2 गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण भी शामिल है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। वाष्पोत्सर्जन शामिल नहीं है। वाष्पोत्सर्जन में केवल H2O को, जो पानी की बूंदें हैं, पेड़ पौधे उनको वाष्प के रूप में बाहर निकाल रहे हैं, तो ये कार्बन चक्र में शामिल नहीं है, ये जल चक्र में शामिल है। अगला है, ऑक्सीजन मुख्यतः किसके द्वारा वायुमंडल में वापस जाती है? तो ऑक्सीजन जाती है कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दिए गए चक्र हैं, इनको ये जल चक्र की स्टेप्स हैं, जल चक्र की प्रक्रियाएं हैं, और इनको सही क्रम में दर्शाना है। तो वाष्पीकरण के द्वारा जल जो पानी है वो वायु में जाएगा, वाष्पोत्सर्जन से जाएगा। ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा पानी जाएगा हवा में, फिर वहां उसका संघनन होगा, वो ठंडा होगा, जल के अणु पास पास आएंगे और पानी में बदलेंगे, और पानी में बदलेंगे तो वो भारी होकर नीचे बारिश करेंगे, अवक्षेपण करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो जैव भू रासायनिक चक्र जो है, जल चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है, नाइट्रोजन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है, ओजोन चक्र नहीं होता है। ओजोन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि ओजोन प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है वो है ही नहीं। तो ये आज के आपके प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, हमारी जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें जो आज पेपर हुआ था उसके फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे उसके हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखो, दिया है एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता क्या दे रखी है? P दे रखी है। पावर क्या है इसकी? P है। उसे पानी में डुबोते हैं। किस में डुबो दिया? पानी में। लेंस को पानी में डुबोते हैं तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, होता क्या है जब लेंस को पानी में डुबोते हैं, देखो पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो हवा से ज्यादा होता है। हवा से ज्यादा होता है, इसके कारण क्या अपवर्तनांक है? किसका ज्यादा हो गया? पानी का। पानी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है किससे? हवा से। तो होता क्या है, जब अपवर्तनांक चेंज हो गया तो इससे क्या होती है? लेंस की जो फोकस दूरी होती है, याद रखना इसको, लेंस की फोकस दूरी
बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। मतलब कि जब कोई प्रकाश किरण कम अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक में जाती है तो क्या उसकी लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाए तो P बराबर अपन लिखते हैं 1/f। एफ बढ़ रहा है, एफ क्या है, बढ़ रहा है, तो क्या है पी क्या आ जाएगा, घटेगा। पी का मान, उसकी पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये आप ध्यान में रखना, फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाएगी। अगला देखिए, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है के सम्मुख एक बिंब अनंत पर रखा हुआ है। क्या है, एक आपका अवतल लेंस है और उसके सामने कोई बिंब है, वो अनंत पर रखा हुआ है। इसकी फोकस दूरी दे रखी है एफ कितनी दे रखी है, 20 सेमी। कितनी दे रखी है, 20 सेमी दे रखी है। और यू का मान कितना दे दिया इसने, अनंत दे दिया, अनंत पर रख दिया। आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, उसकी आपसे पूछा है कि उसके लेंस से कितनी दूरी होगी। अपन लेंस सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है v, तो v निकाल लो आप, 1/f प्लस 1/u इधर ले आए, 1/v आ जाएगा। f 20 सेंटीमीटर दे रखा है और u इनफाइनाइट दे रखा है। आप मान रखोगे इसका तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 1/इनफाइनाइट बराबर 1/v। करोगे आप, माइनस प्लस नहीं दे रखा, नहीं तो हम माइनस प्लस ले लेते हैं। अब डायरेक्ट ही है 1/20, 1/इनफाइनाइट क्या हो गया 0, 1/v, और तो v का मान किसके बराबर आ गया, 20 सेमी। 20 सेमी, v कितना है, 20 सेमी। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दो दे रखे स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करना है। आपके जो दृष्टि दोष हैं उसके प्रश्न दे रखा है। जरा दृष्टि दोष है, जो जरा मतलब बुढ़ापे में दृष्टि दोष होता है, उसमें कौन सा हम लेंस काम में लेते हैं, ये दे रखा है। तो देखो इधर वाले स्तंभ सेकंड पढ़ो, गोलीय बेलनाकार नहीं है, आंख के नजदीक उचित क्षमता का उत्तम लेंस है। उत्तम लेंस दे रखा है, उत्तल नहीं है, ये उत्तम है। मतलब कि जो जरा दृष्टि दोष होता है उसमें द्विफोकसी लेंस हम काम में लेते हैं। अवतल और उत्तल दो प्रकार का होता है। तो उत्तम लेंस आंख के नजदीक उचित क्षमता का, तो आप इसको सेकंड से मिला सकते हो। दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष देखो, दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, निकट की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए हम क्या कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उसके लिए हम लेते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखो कौन से में है, ऑप्शन 4 में। उचित दूरी, उचित फोकस दूरी, जिस प्रकार से आंख की क्या पावर घटती है उस हिसाब से हम फोकस दूरी का हम उत्तल लेंस काम में ले लेते हैं। तो क्या है, दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या है, सेकंड आ गया, इसमें फोर्थ आ गया। दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य में हम क्या है, एक बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं। कौन सा, बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं, आपको पता होगा ये। तो इसका फर्स्ट आ गया। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि में हम काम में लेते हैं उत्तल लेंस, तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस काम में लेते हैं, जो उचित आपकी फोकस दूरी होती है उसकी। और तो इसका इससे मिलान कर देते हैं, तो इसका थर्ड है। अब देखो ऑप्शन में सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, कौन सा ऑप्शन बैठता है आपका, ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे लगभग क्वेश्चन एक रहता है दृष्टि दोष से। दो लेंस हैं जिसकी क्षमता P1 और P2 है। क्षमता के दो पतले लेंस को संपर्क में रख दिया तो संयुक्त लेंस की फोकस क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी पावर पूछी है। दो लेंस थे, उसकी पावर एक की P1 एक P2 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को पास में रख दिया, दोनों क्या है, पास में रख दिया। इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो टोटल अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगी, दोनों को जोड़ कर आ जाएगी पावर। अगर आपसे पूछा जाता कि इसकी फोकस क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, तो आप ऐसे लिख सकते थे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, इस प्रकार से जुड़ जाती है। ये क्या है, फोकस का आ जाएगा, फोकस दूरी का। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन बी इसका
राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है एक 5D शक्ति के उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, 5D है इसका। डायोप्टर है, शक्ति है 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो क्या दे दिया हमें? U दे दिया। कितना? 10 सेंटीमीटर। U कितना दे दिया? 10 सेंटीमीटर दे दिया। अब देखो P दे रखा है, P दे रखा है 5D। क्या दे रखा है इसने? P क्या दे रखा है? 5D दे रखा है। अब हम इनसे F भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। तो और F कैसे निकालोगे? 1/P से निकालोगे। कितना आ जाएगी? D डायोप्टर मीटर में चलती है ना, तो क्या जाएगा? 1/5। कितना आ जाएगा? 0.2। ये वैसे करोगे मीटर है ये, और इसको ले जाओगे तो क्या जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। अब देखो आपसे पूछा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा। अपन जानते हैं लेंस सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। आपसे V पूछा है, एक पर्सन पहले भी आया था ऐसा। U है ये, और 1/V। अब देखो, अब आपसे क्या है? U कहाँ है? U के लिए क्या माइनस में आ जाएगा? इसके लिए क्या है? लेंस से पहले है तो क्या है? वापस अपन क्या है? जो चिन्ह है हमारे ऋणात्मक चिन्ह आता है इसके लिए। तो आप करोगे 1/20 प्लस 1/10 माइनस बराबर 1/V। निकालोगे एलसीएम लोगे 20, 1 माइनस 2 बराबर 1/V आ जाएगा, माइनस 1/20 बराबर 1/V। तो V आ जाएगा आपका माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस के 20 सेंटीमीटर मतलब कि उसके दूसरी साइड, उसी साइड बन जाएगा ये। तो इसकी -20 दोनों दे रखा है, लेकिन क्या चिन्ह का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, चिन्ह से ही गलत हो जाता है। तो ये इस प्रकार का एक प्रश्न था जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप है, लेकिन इजीली कर सकते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कितनी F दे दिया इसने? F बराबर कितना? 50 सेंटीमीटर। अब देखा अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक में होती है। तो क्या है? ऋणात्मक। क्षमता, इसकी पावर पूछी है। अब आपको पता है पावर का सूत्र P बराबर 1/F होता है। इसको मीटर में चेंज कर ले, क्योंकि इसको डायोप्टर में आता है, डायोप्टर के इसमें मीटर में आ जाता है, ये ध्यान में रखना इकाई। तो इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 और मीटर। करोगे आप 1/F से 1/0.5 और ये अब करोगे तो आ जाएगा माइनस के 2D। माइनस के 2D। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका C इसका राइट आंसर है। C इसका राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। अगर उत्तल लेंस होता तो उसकी पॉजिटिव आ जाती है, अवतल की आती है नेगेटिव होती है। अगला देखिए, रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक प्रभावी रहता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी भी वस्तु का हमारी रेटिना, आंख पर की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है। नॉर्मली हम करते हैं कि 1/10 होता है, लेकिन एक्चुअल में वो 1/10 नहीं होता है, वो होता है 1/16। याद रखना, 1/16 सेकेंड होता है। 1/16 सेकेंड उसका प्रभाव रहता है। करेक्ट आंसर ये है, नहीं तो ये भी हो जाता। तो ये देख लेना, ऑप्शन C इसका राइट है। अगला दे रखा है, किसी कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, म्यू दे रखा है। जो चीज दे रखी है वो लिख लो। म्यू कितना दे रखा है? 1.5। निर्वात में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दे रखा है, कितना दे रखा है? 6000 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछा है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कांच में क्या होगी? कांच में चेंज हो जाती है। लैम्डा डैश आपको ज्ञात करना है, लैम्डा डैश आपको ज्ञात करना। तो म्यू क्या होता है? आप अपवर्तनांक कैसे निकालोगे? म्यू होता है लैम्डा डैश बट्टे लैम्डा। क्या करोगे? लैम्डा बट्टे लैम्डा डैश, लैम्डा बट्टे लैम्डा डैश। आपसे पूछा है लैम्डा डैश क्या होगा? क्या जाएगा? लैम्डा बट्टे म्यू। लैम्डा कितना दे रखा है? हवा में उसका हवा लिख लो, या बट्टे कांच। यह है तो 6000 बट्टे 1.5। आप इसका डिवाइडेशन करोगे, कितना आ जाएगा?
4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है, क्योंकि इस प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं, इसमें न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न बनते हैं ना। तो इस प्रकार से आपसे म्यू पूछ लेगा, आपसे लेमडा हवा का वह पूछ लेगा, अगर निर्वात में वो कांच में दे देगा, निर्वात में पूछ लेगा। तो क्या है, इस प्रकार के प्रश्न इसमें रहते हैं। देखो एक स्विमिंग पूल 2 मीटर गहराई पर दिखाई देता है, कितना दे रखा है उसने? 2 मीटर की गहराई पर हमें दिखाई देता है। इसकी वास्तविक गहराई क्या होगी? क्योंकि हमें तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? अपवर्तन की घटना के कारण हमें तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो जल का अपवर्तनांक भी दे रखा है कि कितना होता है, 4/3 है। तो आपसे पूछा है कि उसकी वास्तविक गहराई क्या होगी, वास्तविक गहराई। तो हम अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं इस स्थिति में? अपवर्तनांक देखो, तरंगदैर्घ्य का भी अपवर्तनांक लिखते हैं, और अगर इसके लिए भी हम लिखते हैं गहराई के लिए, क्या है? एच वास्तविक बट्टे एच आभासी। एच आभासी, आपको एच आभासी दे रखा है इसने, क्या दे रखा है? एच आभासी कितना दे रखा है? 2 मीटर दे रखा है, 2 मीटर। अपवर्तनांक कितना दे रखा है उसने? 4/3 दे रखा है, 4/3 दे रखा है। एच वास्तविक आपसे पूछा गया है, और एच आभासी आपको दे रखा है। तो एच आपसे पूछा है, एच वास्तविक क्या है? क्या जाएगा? म्यू इंटू एच आभासी। म्यू 4/3 और ये 2 दे रखा है, करोगे आप 8/3, 2.67 मीटर। वास्तविक गहराई कितनी है? 2.67, भाग लगा लेना, 2.67 ही आएगा। जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं इनमें सब दे रखे हैं। कांच की पट्टिका में से देखने पर अक्षरों का भरा हुआ दिखाई देना किस घटना के कारण? देखो पिछला प्रश्न था वही लगभग ऐसा ही है, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया। माध्यम चेंज होने का मतलब क्या? उसका अपवर्तनांक चेंज हो गया, और अपवर्तनांक चेंज होने से क्या है? अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना होती है जब प्रकाश किरण क्या है, अपने जो लंब होता है ना, विलंब से वो दूर हट भी सकती है, दूर और नजदीक भी आ सकती है। वो देखना होता है कि वो अधिक अपवर्तनांक वाले में गया है या कम अपवर्तनांक में। तो क्या है, कांच की पट्टिका में से आप देखोगे तो क्या है, वो ज्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक में गया तो ऊपर उठा हुआ में दिखाई देता है। तो इसका अपवर्तन घटना है। कौन सी घटना होगी? अपवर्तन के कारण। अगला देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही अच्छा है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का नीला दिखाई देता है। घटना आप उदाहरण पढ़ते हो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जो भी खतरे डेंजर होते हैं, डेंजर जोन होते हैं, वहाँ के जो आपको संकेत होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। जैसे टावर पर लाल लाइट लगाई जाती है, या भी जो खतरे के निशान होते हैं उस पर रेड रंग होता है। ये भी सही है। इसका महासागरों का क्या है? नीला दिखाई देता है। जो भी समुद्र है उसका पानी आपको नीला दिखाई देता है। किसके कारण होता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। तो ये तीनों ही उदाहरण हैं जो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना पर आधारित हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष। आपने बहुत बार देखी होगी, इंद्रधनुष का बनना किस घटना के कारण होता है? देखो इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती हैं। देखो 3 कौन कौन सी हैं वो आपके सामने है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण होगा तभी आपको वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है पर जो श्वेत प्रकाश की किरण है। दूसरा अपवर्तन होता है, उनमें प्रकाश की जो पानी की बूंद होती है ना, उनमें अपवर्तन की घटना होती है। वर्ण विक्षेपण होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ये तीनों ही घटनाएं होती हैं जिसके कारण आपको इंद्रधनुष दिखाई देती है। और वो भी आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको वो भी पता चलेगा कि प्रकाश की किरण एक फिक्स एंगल से आनी चाहिए, नहीं तो क्या है, ये आपकी इंद्रधनुष नहीं बनेगी। उसमें कई घटनाएं अपवर्तन नहीं होता है, कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो पाता है जिसके कारण ये नहीं दिखाई देती है। तो क्या सूर्य जस्ट विपरीत दिशा में होना चाहिए, या सूर्य उदय के समय दिखाई देती है, सूर्यास्त के समय दिखाई देती है इंद्रधनुष। तो ये आपका मतलब कि कहने का मतलब विपरीत दिशा में होना चाहिए उसके।
तो क्या उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका केमिस्ट्री से संबंधित है, जो केमिस्ट्री वाले सर इनके सॉल्यूशन करवाएंगे। धन्यवाद।